नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जहां एक राज्य खत्म होता है वहीं से दूसरे राज्य की सीमा की शुरुआत हो जाती है। तो जहां एक राज्य की सीमा खत्म हो रही है और दूसरे राज्य की सीमा शुरू हो रही है उसको संधि स्थान बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। किसी भी दो देशों का जो बॉर्डर होता है वह संधि स्थान होता है। तो ऐसे ही संधि वाले जो स्थान होते हैं वो जो है ना तो इधर ना तो उधर, थोड़ा प्रभाव इधर थोड़ा उधर, दोनों में प्रभाव रखने लगते हैं। तो ऐसे राशियों की संधि होती है। अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म उस लगन में हुआ हो जिस लगन के अंश आखिरी छोर पे पहुंच चुके हों, यानी लगन की डिग्री 29 हो, तो लगन बदलने वाला है, यानी कि लग्न संधि में व्यक्ति का जन्म हुआ है। इसी प्रकार से नक्षत्रों की संधि और राशियों की भी संधियां होती हैं। तो पहले मैं आपको आज जो हमारा मूल उद्देश्य है वह है यहाँ पर आपको बताने का पहला विषय जो है वो गंडमूल नक्षत्र के बारे में जानकारी देने का है। गंडमूल नक्षत्र, जब भी व्यक्ति का जन्म होता है तो हम देखते हैं कि व्यक्ति का चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उसी अनुसार हम उसी नक्षत्र को व्यक्ति का नक्षत्र जन्म नक्षत्र मानते हैं और उसी हिसाब से व्यक्ति की राशि बन जाती है। तो क्या है गंडमूल नक्षत्र, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए और समझिए। शास्त्रों में कुल 27 नक्षत्रों का वर्णन है जो आप जानते हैं। इनमें से कुछ नक्षत्र शुभ होते हैं तो वहीं कुछ नक्षत्र अशुभ कैटेगरी में आ जाते हैं। इन अशुभ नक्षत्रों को ही गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। गंडमूल नक्षत्रों की श्रेणी में यानी कौन कौन से नक्षत्र गंडमूल में हैं? अश्विनी नक्षत्र, अश्लेखा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल और रेवती, इन नक्षत्रों को आप याद रखिए। ये 6 नक्षत्र में अगर इन 6 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे गंडमूल दोष माना जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं के लिए, परिवार के लिए, माता के लिए, पिता के लिए किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी के लिए अनिष्टकारी हो जाता है, जो कि आपको आगे पता चलेगा। अशुभ नक्षत्र अपना बुरा प्रभाव दिखाते हैं और शुभ नक्षत्र शुभ प्रभाव दिखाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेना अशुभ माना गया है। गंडमूल नक्षत्र में व्यक्ति के जन्म लेने पर नकारात्मक फल कारक स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें समय की विभिन्नता के आधार पर अशुभ फल भिन्न भिन्न प्रकार से मिलता है। प्रभावित जातक गंडमूल नक्षत्र में कौन से लोग प्रभावित होते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं? गंडमूल नक्षत्र में जन्मे जातक न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी परेशानी बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस नक्षत्र के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। अशुभ फल में जातक का जीवन परेशानियों में उलझा रहता है। ये जातक अपने पिता के लिए कष्टकारी होते हैं। इसके विपरीत शुभ फल होने पर जातक को उच्च पद प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होते हैं। उसे अपने मित्रों से लाभ प्राप्त होता है। उसकी रुचि घूमने फिरने और मनोरंजन कार्यों में ज़्यादा रहती है। मतलब जो गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं उनके द्वारा
उस जातक के द्वारा जातक के स्वयं के लिए या परिवार के सदस्यों के शारीरिक कष्ट का योग बन जाता है। अन्य तो चीज़ें अच्छी होंगी, कुंडली में राजयोग होगा, जो कुछ होगा वो मिलेगा। गंडमूल दोष से थोड़ा सा उस व्यक्ति के ऊपर, पिता के ऊपर, भाई माता आदि के ऊपर थोड़ी सी विपत्ति या शारीरिक परेशानी आने का योग रहता है, तो इसीलिए इसकी शांति का भी विधान दिया जाता है। मनोरंजन आदि कार्यों में ज़्यादा रहती है। जीवन और स्थान में अस्थिरता और बदलाव इन्हें पसंद होता है। जीवन में इन्हें मान सम्मान की प्राप्ति होती है। प्रभाव, इन सभी नक्षत्रों के कुल 4 चरण होते हैं। जो गंडमूल नक्षत्र आपको ऊपर बताया गया, हर नक्षत्र में कितना चरण होता है? 4। प्रत्येक चरण के अनुसार व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन या परिवार के किसी भी अन्य सदस्य पर अपना प्रभाव दर्शाने लगते हैं। गंडमूल दोष भिन्न भिन्न कुंडलियों में अलग अलग बुरे प्रभाव देता है। इसका प्रभाव कुंडली में इन 6 नक्षत्रों में से किसी एक में चंद्रमा की स्थिति, किस भाव में नक्षत्र की स्थिति है, पत्रिका में दूसरे शुभ या अशुभ ग्रहों का चंद्रमा पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, कुंडली में किस भाव का स्वामी चंद्रमा है, इन सब बातों पर निर्भर करता है कि अशुभ प्रभाव या शुभ प्रभाव कैसा रहेगा। गंडमूल नक्षत्र सिर्फ नहीं देखना है, अगर गंडमूल नक्षत्र है तो उसके बाद भी देखना है चंद्रमा किस भाव का स्वामी है, किस भाव में बैठा है और वह नक्षत्र का स्वामी कौन सा है। ये सब मिला करके रिजल्ट आता है सामने। यदि यह दोष किसी कुंडली में बनता भी है तो भी इसके नकारात्मक प्रभाव भिन्न भिन्न कुंडलियों में अलग हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 6 नक्षत्रों के आधार पर उनका प्रभाव, जो गंडमूल नक्षत्र है उसमें से जो पहला नक्षत्र अश्विनी है, अगर इसमें जन्म होता है तो क्या प्रभाव बनता है। ये जातक राजा जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के पिता को कोई ना कोई कष्ट रहता है, यानी अश्विनी नक्षत्र का गंडमूल पिता को कष्ट देता है। यह व्यक्ति समृद्ध होते हैं और किसी ऊंचे पद पर नियुक्त होते हैं। अगर व्यक्ति का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में है, गंडमूल का नक्षत्र है, तो कैसा प्रभाव रहेगा। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अनावश्यक वस्तुओं पर पैसा खर्च करते हैं। इन्हें माता पिता से संबंधित परेशानियां होती हैं एवं भाई के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं होता है अगर इस नक्षत्र में जन्म होता है अश्लेषा में। मघा में गंडमूल नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों पर क्या प्रभाव होगा, इसे भी देख लेते हैं। मघा नक्षत्र में जातक को माता पिता के कारण परेशानी झेलनी पड़ती है, यानी जातक को ही परेशानी झेलनी पड़ेगी माता पिता के कारण। ये अत्यधिक धन कमाते हैं और समृद्ध होते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना कि शारीरिक रूप से परेशानियां आने की संभावनाएं अधिक होती हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, इन जातकों की अपने छोटे भाई से अनबन रहती है या छोटे भाई का सुख नहीं हो पाता है, या छोटे भाई नहीं होंगे तो सुख कहाँ से रहेगा। एवं ये स्वयं से नाखुश रहते हैं। अपनी माता के स्वभाव से भी यह व्यक्ति संतुष्ट नहीं होते हैं जिनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है। अगर मूल नक्षत्र में जन्म है, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को जमीन और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। इनके कारण माता पिता को कष्ट सहने पड़ते हैं, यह अत्यधिक खर्चीले होते हैं। अगर रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है तो यह जातक स्वयं से संतुष्ट और खुश रहते हैं। इन्हें सरकार से लाभ मिलता है लेकिन ये पैसों की बर्बादी करते हैं, इसका मूल प्रभाव ये होता है। तो ये जो गंडमूल नक्षत्र हैं, जब भी आप कुंडली देखिए तो सबसे पहले जब आप यह विचार करिए कि व्यक्ति का लगन कौन सा है, व्यक्ति की राशि कौन सी है, जब आप ये बताइए तो उसी के साथ तीसरे पॉइंट पे ये विचार कर लेना है कि क्या कहीं गंडमूल नक्षत्र में तो जन्म नहीं है। कुंडली जब भी देखेंगे तो ऐसे बोलना शुरू करेंगे कि आपका
फला लगन है, फला राशि है और आपका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है, आपका जन्म गंडमूल नक्षत्र में नहीं हुआ है, फिर इसके बाद तुरंत 7.5 का विचार कर लीजिए, आपकी 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है। ये इतनी चीज़ पहले बोलते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव का विश्लेषण, उसकी समस्याओं का समाधान तब करते हैं। जब भी कुंडली खोलिए तो पहले इन 4 चीज़ों का फॉलोअप करिए। लग्न बता दीजिए, राशि बता दीजिए, व्यक्ति गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है कि नहीं ये बता दीजिए, और व्यक्ति की 7.5 देख लीजिए। इतना आपको तुरंत पहले बोलना शुरू करना चाहिए। अब अगर गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उपाय की चर्चा कर लेते हैं। अलग अलग जगहों पर देश काल के अनुसार इसके अलग अलग उपाय होते हैं। गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चों का मुख उनके पिता को ना देखने दें, अर्थात पिता की जेब में फिटकरी का टुकड़ा, अथवा ये अर्थात नहीं है, अथवा पिता की जेब में फिटकरी का टुकड़ा रख दें। पिता जो है बच्चे का मुंह ना देखे जब तक इस गंडमूल नक्षत्र की शांति ना हो जाए, और उसके साथ साथ पिता की जेब में फिटकरी का एक टुकड़ा रख देना चाहिए, फिटकरी का एक टुकड़ा रख देना चाहिए। इसके पश्चात 27 दिन तक नियमित 27 मूली के पत्ते बच्चे के सिर की एक ओर रख दें और अगले दिन उन पत्तों को बहते पानी में बहा दें। ऐसा करना चाहिए। इस नक्षत्र में जन्मे बच्चे के जन्म के 27वें दिन शांति पूजा करें। उस नक्षत्र जब 27 दिन बाद, जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है गंडमूल वाले, 27 दिन बाद जब वही नक्षत्र पुनः आएगा तो गंडमूल की शांति करा देनी चाहिए, शांति करा देनी चाहिए। इस पूजा के प्रभाव से गंडमूल के सभी दुष्प्रभाव शांत किए जा सकते हैं। जातक पारिजात नामक ग्रंथ में लिखा है कि वैशाख, श्रावण और फाल्गुन मास में गंडमूल दोष आकाश में निवास करने वाले लोगों को लगता है। ध्यान से सुनिएगा, वैशाख महीना, श्रावण महीना और फाल्गुन महीने में गंडमूल दोष आकाश में निवास करने वाले जीवों को लगता है। आषाढ़, पौष, मार्गशीर्ष और ज्येष्ठ माघ के महीने में गंडमूल दोष मनुष्य को लगता है। चैत्र, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक महीने में गंडमूल दोष पाताल वासियों को लगता है। इस कारण आकाश और पाताल वाले गंडमूल मासों में गंडमूल दोष लगने से जातक को दोष नहीं होता है। यानी अगर जिस समय पृथ्वी पर गंडमूल दोष जिन महीनों में होता है, अगर उन महीनों में उन नक्षत्रों में जन्म है तब यह दोष प्रभावशाली हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि क्या हम शांति करा लें एहतियात के तौर पे। मान लीजिए कि वैशाख, श्रावण और फाल्गुन मास में गंडमूल दोष आकाश में लगता है, लेकिन अगर कोई एहतियात के तौर पे शांति करवाए तो अच्छा ही रिजल्ट मिलता है, नक्षत्र प्रसन्न हो जाता है। ये तो हो गई गंडमूल की बात। अब हम बात करेंगे बालारिष्ट की। अगर बच्चे का जन्म हुआ किसी बच्चे का और बच्चा जीवित रहेगा, मर जाएगा, या बच्चा जन्म से ही बीमार रहेगा, तो जन्म के बाद से ही बच्चे की स्थिति क्या होने वाली है, स्वस्थ रहेगा नहीं रहेगा। अगर आपके सम्मुख कोई कुंडली रखता है जिसकी उम्र 1 साल, 2 साल, 4 साल है, तो छोटे बच्चों की कुंडली में हमेशा सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, बालारिष्ट चेक करेंगे कि कहीं उसके बचपन वाले काल में, बालारिष्ट माने बालक को अरिष्ट, यानी बचपन में तो कोई अरिष्ट नहीं है, कम आयु में। और अगर कोई बच्चा जन्म से ही बीमार है, अभी छोटा है, महीने 2 महीने, दिन 2 दिन का है, 4-6 साल का है, तो उसकी कुंडली में आप बालारिष्ट चेक करेंगे और उसका निदान करवा देंगे तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बालारिष्ट देख लीजिए, अभी मैं इसको पूरा समझा देता हूँ। कोई भी बालक जब जन्म लेता है तो उसके बाद 12 वर्ष तक की आयु
बालक के ऊपर जो खतरे होते हैं उसको बालारिष्ट बोला जाता है। जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु में जो भी खतरा उस पर आता है वो उसी को बालारिष्ट की संज्ञा दी गई। बाल्यकाल के कारक ग्रह चंद्रमा और बुध हैं। चंद्रमा और बुध बाल्यकाल के कारक ग्रह हैं। विशेष रूप से इन दोनों में भी चंद्रमा प्रभावशाली है। चंद्रमा बुरा हो और बुध बुरा हो जाएगा तब बहुत बुरा। अगर चंद्रमा अच्छा है और बुध के सिर्फ बुरा है तब उतना बुरा नहीं है। यानी कि चंद्रमा का अच्छा होना ज़्यादा जरूरी है। दोनों अच्छे हों तो बहुत अच्छा। अगर चंद्रमा अच्छा हो तो अच्छा, बुध अच्छा है तो अच्छा, लेकिन चंद्रमा बुरा हो बुध अच्छा हो तो भी अशुभ प्रभाव ज़्यादा मिलेगा। जन्म के समय अगर कुंडली में चंद्रमा और बुध अत्यंत पीड़ित हों, चंद्रमा व बुध मृत्यु भाग में स्थित हों, तो ऐसे में बालारिष्ट का योग बन जाता है। यानी बचपन में गंभीर बीमारी पैदा होते ही या पैदा होने के 12 वर्ष के भीतर मृत्यु, चोट चपेट, खतरा, बीमारी, ये सब चीज़ें योग बन जाता है। मृत्यु भाग के बारे में अभी आपको आगे मैं बताऊंगा और इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन आपको और विस्तार से दूंगा। देखिए, ऐसे में बालारिष्ट का योग बन जाता। ऐसे व्यक्ति को बाल्यकाल में शारीरिक तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। ग्रह और उनके राशि अनुसार मृत्यु भाग निम्न है। पहले आप मृत्यु भाग देख लीजिए, फिर इस पे मैं आपको और अधिक डिस्क्रिप्शन देता हूँ। थोड़ा डल दिख रहा होगा लेकिन देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है राशि, इधर आपको लिखा हुआ है ग्रह और इधर लिखी हुई है राशियाँ। अब इस चीज़ को आपको समझना है। अगर आपका जन्म मेष लगन में हुआ है और लगन की डिग्री 1 है तो आपका जो जन्म है वह मृत्यु भाग में हुआ है, यानी लगन ही मृत्यु भाग में है। बहुत ही ज़्यादा खतरीला काम हो गया है। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको एकदम से स्पष्ट दिखे। अगर किसी व्यक्ति का जन्म मेष लगन में हुआ है, लगन की डिग्री 1 है तो लग्न मृत्यु भाग में है, ऐसा व्यक्ति जन्म के समय ही अपंग हो सकता है, विकलांग हो सकता है या मृत्यु हो सकती है। ऐसे अगर आपका वृष लगन है और लग्न की डिग्री, लग्न का अंश 9 है, ये सब जो गिनती लिखी गई है ये अंश लिखा गया है, तो भी मृत्यु भाग में आपका लग्न ही सब कुछ है। लग्न शरीर है, देह है, विकलांगता या मृत्यु दे देगा। अगर आपका मिथुन लगन में जन्म हुआ है और लग्न की डिग्री 22 है तब मृत्यु भाग में है। अगर आपका लग्न कर्क है और डिग्री लगन की 22 है तब मृत्यु भाग। ऐसे सिंह में 25, कन्या में 2, तुला में, अगर तुला लगन में किसी व्यक्ति का जन्म हो और लगन की डिग्री 4 हो तो लग्न मृत्यु भाग में है। वृश्चिक में 23 और यहाँ धनु में 18, मकर में 20 अंश का अगर मकर लगन है तो मृत्यु भाग में है। कुंभ में 10 अंश का, मीन में 10 अंश का। किसी व्यक्ति का मीन लगन में जन्म हुआ यानी कुंडली के पहले भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी है और लग्न की डिग्री कितनी है 10, तो व्यक्ति का जन्म मृत्यु भाग में हुआ है। 12 वर्ष के भीतर व्यक्ति अपंग हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा, कोई डिफेक्ट आ जाएगा या मर जाएगा। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों की स्थिति है। जैसे अगर आपकी कुंडली में सूर्य मेष राशि में हो यानी अपनी ही उच्च राशि में हो लेकिन 20 डिग्री का हो तो वह मृत्यु भाग में हो जाता है। इसी प्रकार से सूर्य अगर वृष राशि में 9 अंश का हो, मिथुन राशि में 12 अंश का हो, कर्क राशि में 6 अंश का हो, सिंह राशि में 8 अंश का हो, कन्या राशि में 24 अंश का हो, तुला राशि में 16 अंश का हो, तो सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रह किस राशि में, इधर राशियां और उस राशि में कितने अंश पर है कुंडली में, तो वह मृत्यु भाग में होगा। आपको चेक करना है कि आपका शनि कुंडली में मृत्यु भाग में तो नहीं है, तो सबसे पहले आप शनि पर आ जाइए और फिर देखिए शनि किस राशि में है आपकी कुंडली में। मान लेते हैं धनु राशि में है तो यहाँ धनु हो गया। अब यहाँ से आप मिलाइए और धनु राशि पर आइए, धनु राशि और शनि। अब शनि अगर आपकी कुंडली में धनु राशि पर 28 डिग्री का होगा तो मृत्यु भाग में है।
ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसका मैं प्रभाव आपको समझा देता हूँ, ये आप अपने हिसाब से देखिएगा और समझिएगा। ग्रहों के मृत्यु भाग का प्रभाव क्या होगा ये अब मैं आपको समझा देता हूँ। ग्रहों के मृत्यु भाग के यह अंश स्थिर होते हैं, यानी ये कभी बदलेगा नहीं कि अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग अंश हो जाएगा, ये हमेशा स्थिर होता है। अब बालारिष्ट में आप ये देख सकते हैं, अगर चंद्रमा किसी का मृत्यु भाग में है, बुध मृत्यु भाग में है, चंद्रमा और बुध दोनों मृत्यु भाग में है, तो ऐसा व्यक्ति बचेगा नहीं। अगर चंद्रमा और बुध में से कोई एक होगा तो थोड़े दिन बीमार चल के तब मृत्यु हो जाएगी। तो बालारिष्ट में चंद्रमा के और बुध के मृत्यु भाग में तो नहीं है, जिस राशि में है ये देख लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जितने अधिक से अधिक ग्रह मृत्यु भाग में होते हैं उस व्यक्ति का जीवन उतना ही नारकीय हो जाता है, नरक जैसा हो जाता है, उस व्यक्ति का जीवन उतना ही खराब रहता है। ग्रहों के मृत्यु भाग के यह अंश स्थिर होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। यदि जन्म समय में कोई ग्रह मृत्यु भाग अथवा मृत्यु भाग के अंश पर स्थित है तब उस ग्रह से संबंधित दशा अंतर्दशा आने पर व्यक्ति को मानसिक अथवा शारीरिक परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। ग्रह जिस भाव का स्वामी है अथवा जिस भाव में मृत्यु भाग में स्थित है उस भाव से संबंधित कष्ट का सामना करना पड़ता है। एक तो ग्रह जिस चीज का कारक है, जैसे सूर्य कारक है हृदय का, मस्तिष्क का, आंखों का, तो इन अगर सूर्य मृत्यु भाग में है तो इन चीजों में परेशानी, ऊपर से जिस भाव में कुंडली में बैठा होगा तो उस भाव से जिन चीजों का विचार होता है उसमें भी वह परेशानी पैदा करेगा, संबंधित कष्ट का सामना करना पड़ता है। मुख्यतः ज्योतिष में मृत्यु भाग के ग्रहों की गणना स्वास्थ्य के आकलन के लिए की जाती है, लेकिन इस सारणी को देखकर किसी तरह के वहम में ना पड़ें, क्योंकि किसी एक योग से कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक ग्रह मृत्यु भाग में गया तो आप घबरा जाइए, उसके लिए बहुत सी अन्य बातों पर गौर करना भी जरूरी हो जाता है। अन्य ग्रहों के भी बलों को तो देखना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सी अन्य बातों पर गौर करना पड़ता है, तब कहीं किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। यानी सिर्फ यही एक सूत्र लगा के रिजल्ट नहीं निकालना है, क्योंकि आप ज्योतिषी बन रहे हैं ना, और ज्योतिषी क्या करता, ओवरऑल समेट के तब बताता है रिजल्ट। जन्म कुंडली में सबसे पहले तो लग्न लग्नेश को देखा जाता है कि वह बली है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। लग्न लग्नेश को देखेंगे, चंद्रमा को, अगर ये सब चीज़ें भी कमज़ोर होंगी तो मृत्यु भाग ज़्यादा प्रभावी होगा। अगर यह दोनों बली हो गए तब समस्या अगर आती भी है तो वह ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। आइए मृत्यु भाग के ग्रहों को स्वास्थ्य के नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं। जन्म मृत्यु भाग के कौन सा ग्रह मृत्यु भाग में है तो कैसा क्या हो सकता है, इसके बारे में कुछ विचार करेंगे। थोड़ा सा इसको और छोटा करना पड़ेगा। जन्म कुंडली में यदि लग्नेश बली है तब मृत्यु भाग में स्थित ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा। लग्नेश कमजोर है तब मृत्यु भाग में स्थित ग्रह स्वास्थ्य के लिए हानि कर सकता है। लग्नेश बलहीन है और मृत्यु भाग में स्थित ग्रह की दशा अंतर दशा के साथ गोचर भी प्रतिकूल चल रहा है तब स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। कोई ग्रह यदि मृत्यु भाग के अंश के आसपास से स्थित है तब भी वह अपनी दशा अंतर दशा में कष्ट दे सकता है। यानी अगर जिस अंश पे मृत्यु भाग है उससे एक दो अंश आगे पीछे होगा तो भी प्रभाव पड़ जाता है। मृत्यु भाग वाला ग्रह जिस भाव में है उसके फलों में कमी करता है, साथ ही ग्रह के अपने कारकत्व भी नष्ट होने लगते हैं। यदि जन्म कुंडली में 6, 8 या 12 भाव से संबंधित ग्रह की दशा और मृत्यु भाग में स्थित ग्रह की अंतरदशा चल रही है तब स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ज्यादा होती है। जन्म कुंडली में यदि ग्रह मृत्यु भाग पर स्थित है और वह गोचर के पाप ग्रह से संबंध बना रहा तब स्वास्थ्य के लिए ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं। तो मृत्यु भाग, बालारिष्ट और गंडमूल नक्षत्र, इनके बारे में आज आपको जानकारी मिल गई।